तो दोस्तों, अब हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ सूत्रों की, यानी हमें यहाँ पे पढ़ना है सूत्र। फार्मूलास। तो सूत्र कितने तरीके के होते हैं? सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि जो सूत्र होते हैं वो तीन हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। अणु सूत्र, मूलानुपाती सूत्र और तीसरा जो है हमारे पास वो है संरचना सूत्र। मतलब किसी भी यौगिक के तीन सूत्र दिए जा सकते हैं। अणु सूत्र, अणु सूत्र किसी भी यौगिक के जो अवयवी तत्व होते हैं उनका वास्तविक अनुपात प्रदर्शित करता है। मतलब अणु सूत्र क्या देता है? वास्तविक अनुपात। किसका? अवयवी तत्वों का। अवयवी तत्वों का, जो तत्व जितने अनुपात में तत्वों का उसमें मिले होते हैं उनका वास्तविक अनुपात हमें इससे मिल जाता। अभी हम उदाहरण के साथ समझेंगे, परंतु पहले इंट्रोड्यूस हो जाएं, परिचय प्राप्त कर लें। और मूलानुपाती सूत्र, जिसे एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं, ये सरल अनुपात देता है, वास्तविक नहीं होता है ये। तो सरल अनुपात प्रदर्शित करता है किसका? अवयवी तत्वों का, जिनसे मिलके बना होता है उनका ये सरल अनुपात प्रदर्शित कर देता है। और संरचना सूत्र ये बताता है अवयवी तत्वों के मध्य बंध। ये हमें बंध बता देता। तो सही बात हम आपको बताएं कि कौन सा यौगिक है क्या, वो हमें संरचना सूत्र से पता लगता है। अब आप देखिए एक चीज, हम एक उदाहरण लेते हैं CH3COOH। ये है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, इसमें देखिए आप, कार्बन कुल कितने हैं? 1 और 2, यानी कुल कार्बन 2 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 1 4, H4। और ऑक्सीजन कितने हैं? 2, O2। ये हो गया इसका अणु या आणविक सूत्र। मतलब इसमें कार्बन 2 हैं, हाइड्रोजन 4 हैं और ऑक्सीजन 2 हैं। मतलब इसका जो अनुपात है इनका 2:4:2 है। ये वास्तविक अनुपात है जो कि उसमें है। तो जो अणु सूत्र है ना, वो वास्तविकता बताता है, सच्चाई बताता है। अच्छा एक बात बताएं, सच्चाई से कोई चीज बिल्कुल क्लियर हो जाए ये जरूरी नहीं है। ये हम अभी प्रूव करेंगे, ये अभी हम सिद्ध करेंगे आपके सामने कि 2:4:2 इसमें है। इसका अणु सूत्र ये है। अब देखो, मूलानुपाती सूत्र क्या बताता है? सरल अनुपात। सरल अनुपात मतलब देखिए, इसमें सबको 2 से भाग देते हैं तो क्या बचेगा? 1, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और फिर 2 एकम 2, 1:2:1। मतलब ये हो जाएगा CH2O। मतलब ये हमें बताता है कि वो अनुपातिक रूप से कितने जुड़े हैं। सुनो जरा, कार्बन और ऑक्सीजन से हाइड्रोजन दुगने हैं। यहां भी यही पता लग रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन से हाइड्रोजन दुगने हैं, परंतु यहाँ पे हमें वास्तविक अनुपात पता लग रहा है कि कितना अनुपात, कितने कार्बन के भाग हैं, कितने हाइड्रोजन के भाग हैं और कितने ऑक्सीजन के भाग हैं। परंतु यहाँ हमें केवल ये बता रहा है आपका मूलानुपाती सूत्र कि कार्बन से हाइड्रोजन कितना गुना है और ऑक्सीजन कितना गुना है। मतलब आपस में वो यदि एक दूसरे से जुड़े हैं तो किस अनुपात में जुड़े हैं? सरल अनुपात। और पता है, जब गणितीय व्याख्या होती है तो हम सरल अनुपात तो लेते हैं। यदि किसी से भाग नहीं जा रहा होता तो C3H6O1 होता।
तो यहां पे किसी से भाग जा ही नहीं रहा है, इसे सरल अनुपात में नहीं, यही सबसे सरल अनुपात है। सरल अनुपात हमें तब मिलता है जब तीनों में 4, 5, 6 जितने भी अवयवी तत्व हैं सब में किसी एक संख्या से भाग जा सके। मान लो हमारे पास था 10 अनुपात 15 अनुपात 5 अनुपात 20। अब देखो सब में 5 से भाग जा रहा है, तो ये तो इसका अणु सूत्र के अनुपात हो गए। 5 से भाग दो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 को 20। ये सरल अनुपात हो गया और ये काय में आ जाएगा मूलानुपाती सूत्र में। तो पता है मूलानुपाती सूत्र पढ़ते ही क्यों हैं, अणु सूत्र क्यों नहीं पढ़े? तो जब हम कोई गणना करते हैं तो हमें पहले मूलानुपाती सूत्र ही मिलता है। वो गणना हमें केवल यही बताती है कि वो तत्व सरल रूप से एक दूसरे से कितने गुने कितने अनुपातिक रूप से मिले हैं। फिर हमारे पास कुछ फार्मूले हैं, कुछ तरीके हैं जिससे हम मूलानुपाती सूत्र से अणु सूत्र निकाल लेते हैं। अब अणु सूत्र के बाद संरचना सूत्र की बात बताएं। ये अवयवी तत्वों के मध्य बंध दर्शाता है, बताता है, दर्शाता है लिख दें तो पूरा सेंटेंस हो जाए। तो ये C2H4O2 है, तो CHHH और फिर यहां पे आ जाएगा O और यहां पे आ जाएगा एक और O है, डबल बॉन्ड O और H। देखिए ये CH3COOH हो गया। अब या ऐसा भी लिख सकते हैं हम CH3COOH, ये भी हमें बताता है कि ये अम्ल है। ये नहीं बता पाता अम्ल है, ये तो बिल्कुल भी नहीं बता पाता, परंतु संरचना सूत्र उनके बीच बंध कैसे बने हैं ये जानकारी हमें दे देता है। इसलिए हमें संरचना सूत्र से सच्ची और सही जानकारी मिलती है। परंतु हम संरचना सूत्र निकालेंगे कैसे, हम संरचना सूत्र पता कैसे करेंगे? तो संरचना सूत्र केवल कुछ गुणों के आधार पर पता किया जा सकता है, परंतु हमें अणु सूत्र तो चाहिए, आणविक सूत्र तो चाहिए ही चाहिए। और हम निकालते हैं, कोई भी गणना करते हैं तो केवल हमें मूलानुपाती सूत्र मिलता है, अणु सूत्र नहीं मिलता। तो अब हम क्या करें? तो पता है हम ऐसा लिखते हैं, मतलब हमारे पास एक फार्मूला है, अभी समझना उसे। अणु सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र और होल n, यहां पे n लिखा जाता है। जैसे n क्या है ये हम बात कर रहे हैं, अभी घबराना मत, रिलैक्स मोड में रहिए आप, घबराइए मत। n क्या वो हम निकाल रहे हैं, परंतु अभी n का मतलब 2 है। जैसे अणु सूत्र निकालना है, हमें ये दिया है बस, है ना, तो अणु सूत्र निकलेगा। अणु सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र क्या आया, CH2O और n इसमें 2 है। देखिए आप N2 कैसे आया अभी हम निकाल रहे हैं यार, थोड़ा सा शांति व्यवस्था बनाए रखो। जब ये 2 का अंदर गुणा होगा तो कैसे होगा, यहाँ पे बन है और यहाँ पे बन है, जब कुछ नहीं लिखा रहता तो बन माना जाता है। 2 का अंदर गुणा करो तो ये हो जाएगा C2, 2 2 जा 4, H4 और O2, 2 बन जा 2। ये देखो ये निकल गया। तो जब भी हमें अणु सूत्र निकालना होता है, मूलानुपाती सूत्र और n यहाँ पे आता है, नीचे गुणा होता है उसका। ये बात आपको समझ में आ गई है। अब n क्या है, तो n निकालने के लिए भी हमारे पास एक चीज है। n का मतलब होता है अणु सूत्र भार बटे मूलानुपाती सूत्र भार। चलो अपन इसे भी प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इसी का जो हमने उदाहरण लिया है C2H4O2 है, ये अणु सूत्र है। तो अणु सूत्र भार निकालो, अणु सूत्र भार, कार्बन 2 है, 12 दूनी 24 प्लस हाइड्रोजन 4 है, 4 एकम 4, ऑक्सीजन 2 है, 16 दूनी 32, 16 परमाणु भार है, तो अच्छे से समझ गए होंगे, ये 32 हो गया। जोड़ दो इसे, 4 2 6 4 10, 3 2 5 और 1 6, अणु सूत्र भार 60 आ गया। अब इसका हम निकालें मूलानुपाती सूत्र भार, चलो वो भी हम निकालते हैं।
मूलानुपाती सूत्र भार। तो देखो मूलानुपाती सूत्र क्या है, CH2O, CH2O। ये मूलानुपाती C1 है, 12 H2 है, 2 O1 है, 16। जोड़ दो, 6 2 8 और 2 10, 1 और 1 2 3। अब N निकालना है, तो ऊपर क्या लिखेंगे, अणु सूत्र भार जो कि 60 है, नीचे लिखेंगे मूलानुपाती सूत्र भार जो कि 30 है, तो ये आ जाएगा 2। तो हमने 2 लिखा था, ऐसे हम ये निकाल लेते हैं। अच्छा, अब मान लो हमें तो अणु सूत्र भार, अणु सूत्र दिया ही नहीं है, तो अणु सूत्र भार कैसे निकालेंगे, उसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, अणु सूत्र भार। तो अणु सूत्र भार की जब बात होती है तो ये होता है 2 गुणा बाष्प घनत्व। बाष्पों का जो घनत्व होता है ना, घनत्व बराबर क्या होता है, प्रति एकांक आयतन में द्रव्यमान। तो बाष्प घनत्व ऑर्गेनिक कार्बनिक रसायन में आप पढ़ेंगे बाष्प घनत्व क्या होता है, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अणु सूत्र भार निकालने के लिए 2 गुणा बाष्प घनत्व भी कर लिया जाता है। ये हैं आपके 3 इंपॉर्टेंट फार्मूले। फिर से एक बार पूरा ओवरव्यू करें, फिर हम कैसे निकालेंगे, गणना कैसे करेंगे। तो एक सवाल करते हैं, एक यहाँ पे न्यूमेरिकल करते हैं। फिर से एक बात बता दें कि अणु सूत्र अवयवी तत्वों के वास्तविक अनुपात को प्रदर्शित करता है, मूलानुपाती सूत्र अवयवी तत्वों के सरल अनुपात को प्रदर्शित करता है। यदि वास्तविक अनुपात और ही सरल अनुपात है, उसे और डिवाइड और सरल नहीं किया जा सकता, तो मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र एक ही हो जाते हैं, इसमें भी कोई चिंता करने की बात नहीं है। फिर संरचना सूत्र, संरचना सूत्र उस यौगिक के गुणों के आधार पर निर्भर किया जाता है। मान लो हमने ये निकाल लिया, फिर इससे ये भी निकाल लिया। अब उन्होंने बोला कि जो बना है वो अम्ल है, किसी से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन आयन देता है, तो अम्ल है। अब आप जुगत लगाओ, सोचना पड़ेगा। अब तो सोचना पड़ेगा कि ये अम्ल है, तो अम्ल है तो फिर हम कार्बनिक अम्ल में जो होता है ना वो COH अम्ल होता है। और सिंपल सी बात, जो अकार्बनिक अम्ल होते हैं ना, उसमें Cl भी HCl वाला हो गया, HNO3 NO3 वाला भी हो गया, H2SO4 SO4 वाला भी हो गया। परंतु कार्बनिक अम्ल होते हैं ना, केवल 2 होते हैं। कार्बन जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उसमें अम्लीय जो मूलक होते हैं वो या तो COH होता है या SO3H होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं, इसे सल्फोनिक अम्ल कहते हैं। बस ये 2 तरह के अम्ल पाए जाते हैं कार्बनिक रसायन में, जबकि अकार्बनिक रसायन में तो ढेर लगा हुआ है अम्लों का। तो हम ये तीनों चीजें समझ गए, मूलानुपाती सूत्र, संरचना सूत्र और आणविक सूत्र, जिसे अणु सूत्र भी कहते हैं। तो ये बात यदि आपने समझ ली है तो फिर क्यों ना एक न्यूमेरिकल हो जाए। चलिए हम करते हैं न्यूमेरिकल। तो दोस्तों ये है वो न्यूमेरिकल जिसे हमें करना है, और बहुत सरल न्यूमेरिकल होते हैं, इसलिए बिल्कुल बिना दबाव के, बिना टेंशन के आपको समझना है। तो इसके लिए एक टेबल बनती है। तो वो टेबल कैसी बनती है सबसे पहले हम वो समझेंगे, परंतु यहाँ पे पहले सवाल पढ़ लेना चाहिए ना। एक कार्बनिक पदार्थ में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, जिसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन का प्रतिशत संगठन निम्न है, ये दिया हुआ है। यौगिक का वाष्प घनत्व 59 है, उसका अणु सूत्र ज्ञात कीजिए। यार एक समस्या हो गई यहाँ पे, कार्बन का इन्होंने दिया हुआ है 40.687 और हाइड्रोजन का इन्होंने दिया है 5.085, परंतु ऑक्सीजन भी है, ये नहीं दिया। तो सबसे पहले तो ऑक्सीजन का प्रतिशत हमें निकालना है कि कितना होगा। तो कुल 3 तो हैं ही, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 100 आना चाहिए। तो अपन ऐसा करें, कार्बन का प्रतिशत प्लस हाइड्रोजन का प्रतिशत प्लस ऑक्सीजन का प्रतिशत बराबर 100 होना चाहिए।
तो ऑक्सीजन का यदि प्रतिशत चाहिए तो 100 माइनस कार्बन का प्रतिशत माइनस हाइड्रोजन का प्रतिशत। तो ऑक्सीजन का प्रतिशत निकालते हैं तो 100 माइनस ये हो जाएगा 40.687 और माइनस 5.085। तो सबसे पहले माइनस माइनस को अपन जोड़ देते हैं, एक से चिन्ह तो जुड़ते हैं। तो ऑक्सीजन का प्रतिशत यदि निकालेंगे तो 100 माइनस इन्हें जोड़ो, 5 और 7 15, सॉरी 7 5 12, 12 8 8 16 और 1 17, 6 और 1 7, दशमलव लग जाएगा 5 और ये 4। अब 100 में से ये घटा दो, हम घटाने का भी सरल तरीका बता रहे हैं। 100 है, 100 में से आपने क्या घटाया 40.772, तो दशमलव के बाद 3 जीरो लगा लो, यहाँ से यहाँ पे ली 10 हो गए, 10 में से 2 गए 8 बचे, यहाँ 9 बचे थे, 2 बचे यहाँ 9 बचे थे, 2 बचे यहाँ 9 बचे थे, 4 बचे यहाँ 9 बचे थे, 5, ये हमारे पास आ गया 54.228। चलिए ऑक्सीजन का प्रतिशत हो गया 54.228। ये हमें तीनों के प्रतिशत मिल गए। चलो प्रतिशत मिल गए, कोई टेंशन नहीं है। अब हमने कहा था कि जब हम गणना करेंगे तो हमें अणुसूत्र कभी नहीं मिलेगा, कभी कभी मिल भी सकता है। कब? जब अणुसूत्र और मूलानुपात सूत्र दोनों ही एक ही अनुपात के हो जाए, मतलब अणुसूत्र ही सरल अनुपात आ जाए, इत्तेफाक की बात है। तो यहाँ पे हम एक टेबल बनाएंगे और वो एक टेबल आपको पूरा आंसर दे देगी। तो वो टेबल हम यहाँ पे बनाते हैं और देखते हैं आपको कैसे आंसर मिल रहे हैं उस टेबल से। ये लीजिए, सबसे पहले जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं तत्व, फिर तत्व का लिखते हैं प्रतीक, सिंबल, ठीक है। दूसरे नंबर पे अभी बिल्कुल सिंपल है, देखते जाना, एक टेबल में पूरी गणना होती है। प्रतीक के बाद हम लिखते हैं प्रतिशत, जो दिया है उन्होंने, चलो अच्छी बात है दे दिया उन्होंने। प्रतिशत के बाद हम जो जो हमारे तत्व हैं उनका परमाणु भार लिखते हैं, परमाणु भार, ये परमाणु भार हो गया। अब हम अगली चीज में लिखते हैं, वो लिखते हैं आपेक्षिक मोल। और आपेक्षिक मोल यदि हमें निकालना है तो आपको पता है जो प्रतिशत दिया है उसके बटे परमाणु भार होगा। तो जो प्रतिशत दिया है, प्रतिशत मतलब द्रव्यमान ही मान लेंगे, बटे परमाणु भार, ऐसे लिख देते हैं शॉर्टकट। फिर हम यहाँ पे अगली बात करते हैं, वो है इन मूलों का हम सरल अनुपात निकालते हैं, मूलों का सरल अनुपात। और लास्ट में हमारा आ जाता है उनका जो अनुपात है, मूलानुपाती अनुपात आ जाता है। देखते हैं अभी हम समझते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास है कार्बन। कार्बन का जो कार्बन ऐसे लिखना पड़ेगा, यहाँ ऐसे लिख दो कार्बन। कार्बन का प्रतीक है C। प्रतिशत कितना दिया है 40.687। अभी तक हम कोई गणना नहीं कर रहे हैं। कार्बन का परमाणु भार होता है 12। तो ये हम परसेंटेज दिया है, परंतु इसे उसका द्रव्यमान मान सकते हैं कि सब प्रतिशत से पता लग जाता है कि टोटल 100 भाग में से इतना ग्राम ये है, इतने ग्राम ये है, इतने ग्राम ये है, तो हम मान सकते हैं ऐसा। अब आपेक्षिक मोल यदि हम निकालेंगे तो 40.687 अपान 12 कर देंगे और इसे यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो 3.390 आएगा। ये कैलकुलेट ऐसे मैंने कर लिया, आपको तो हाथ से ही करना पड़ेगा यार। ओके, अब दूसरे नंबर पे आप आ जाओ, हाइड्रोजन। ये हो गई आपकी हाइड्रोजन H। हाइड्रोजन कितना दिया है 5.085 दिया हुआ है। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 1। आपेक्षिक मोल प्रतिशत निकालना है तो 5.085 अपान 1 बराबर 5.085 आता है। अब तीसरा नंबर है ऑक्सीजन। चलो भैया ऑक्सीजन लगाएं इसे। ऑक्सीजन का प्रतीक है वो कितना दिया है 54.228 प्रतिशत दिया है।
परमाणु भार कितना होता है O का 16। चलो आपेक्षिक निकालेंगे तो 54.228 अपान 16, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 3.389। अब है इंपॉर्टेंट बात, सरल अनुपात निकालना है तो सबसे छोटा जो है उससे सबको भाग दे देते हैं। तो सबसे छोटा ढूंढो, क्या है, ये है 3.389। इससे इसको भी और खुद को भी भाग देके सरल अनुपात निकालते हैं। तो पहला आ जाएगा हमारा 3.390 अपान 3.389, लगभग बराबर है 0.001 का कोई अंतर नहीं माना जाता, तो इसे अपन लिख देते हैं 1। इसमेमें करें 5.085 अपान 3.8389, 1.5 आता है लगभग, तो ये आ गया 1.5। ओके, कैलकुलेशन है। और फिर तीसरे नंबर 3.8389 अपान 3.389, तो ये तो अंडरस्टूड है, 1 आएगा। अब यहाँ एक समस्या आ गई। कोई भी फार्मूले में तुमने ऐसा तो देखा ही नहीं होगा C 1.5 ऐसा लिखा हो, पूर्णांक रहते हैं। तो यदि सुनना जरा, ये 1.4 होता तो 1 लिख देते, और 1.6 होता तो 2 लिख देते। ध्यान देना, यदि 1.4 होता तो इसे पूर्णांक बनाने के लिए 1 लिखते, 1.6 है तो इसे 2 लिखते, परंतु 1.5 ने समस्या कर दी तो इसे सबको 2 से गुणा कर देंगे, डबल कर देंगे, तो 1.5 3 हो जाएगा ना। तो यहां पे आ जाएगा 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 1.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 3, और यहां 1 इंटू 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2। ये बनाता है क्या, 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। चलिए फिर से कर देते हैं इसे, फिर से यहां से। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, 1.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 3, 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। लो, हमारा आंसर आ गया है। कार्बन 2, हाइड्रोजन 3 और ऑक्सीजन 2। मतलब जो हमारा मूलानुपाती सूत्र आ रहा है वो आ रहा है मूलानुपाती सूत्र बराबर आ गया कार्बन 2, हाइड्रोजन 3 और ऑक्सीजन 2। ये मूलानुपाती सूत्र आ गया। परंतु उनने पूछा तो आणविक सूत्र है, अणु सूत्र पूछा है, और दिया क्या है, वाष्प घनत्व। तो हम पहले क्या करें, हम यहां पे कर रहे हैं, अब ये जगह है हमारे पास, तो मूलानुपाती सूत्र भार तो निकालो। मूलानुपाती सूत्र भार, मूलानुपाती सूत्र आया क्या है, C2H3O2, ये हमारा मूलानुपाती सूत्र आया है। तो 12 गुणा 2, 12 2 प्लस 1 गुणा 3 प्लस 16 गुणा 2, ये 16 होता तो 2 हो गए, तो 24 प्लस 3 प्लस 32 बराबर कितना आ गया, 4 3 7 2 9, और 3 और 2 5, 59 आ गया मूलानुपाती सूत्र। और अब अणु सूत्र भार निकालना है, अणु सूत्र भार। अब उन्होंने दिया ही नहीं है, परंतु वाष्प घनत्व दिया है, तो 2 गुणा वाष्प घनत्व होता है। तो वाष्प घनत्व यदि हम यहाँ पे लिख दें तो 2 गुणा 59, 2 9 18, 2 पंजे 10 और 1 11, 118 हो गया। अब n निकाल लें तो ये हो जाएगा अणु सूत्र भार, अणु सूत्र भार बटे मूलानुपाती सूत्र भार। तो अणु सूत्र भार 118 और मूलानुपाती सूत्र भार 59, तो ये आ गया आपका 2। कलर बदल लेते हैं अपन, तो N2 आ गया। तो हमें मालूम है कि जो अणु सूत्र होता है वो बराबर होता है मूलानुपाती सूत्र होल n। मूलानुपाती सूत्र क्या है, C2H3O2, और n कितना है, 2। हमने निकाला था तो 2 लिख दिया। तो अणु सूत्र क्या आ गया हमारे पास, अणु सूत्र बराबर आ गया, 2 का अंदर इंटू करो 4, C4
3 दूनी 6 H6, 2 दूनी 4 O4। ये हमारा आणविक सूत्र आ गया, अणु सूत्र आ गया। और ये एक सिंपल सी मेथड है। फिर से आपको बता दें, बस एक टेबल में पूरा साल होगा, तत्व लिखेंगे, उनके प्रतीक लिखेंगे, प्रतिशत लिखेंगे, सबके अलग अलग परमाणु भार लिखेंगे, इससे परमाणु भार को भाग दे देंगे तो मोल मिल जाएंगे, अपेक्षिक मोल मिल जाएंगे। तो फिर इसका काम है सरल अनुपात में बदल देना। सरल अनुपात आ जाएगा ये, यदि ये 1.5 है तो सब में 2 का गुणा करते हैं, 1 में नहीं करते हैं। इस तरह से हम किसी भी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र दोनों ज्ञात कर लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे रस समीकरण मितीय अवस्था, यानी स्टाइचियोमेट्रिक क्या होती है ये, तो चलिए देखते हैं। अरे बड़े सुनना। अरे जाना यार, काम करने दे। अरे सुन तो बड़े। अबे छोटे, परेशान मत कर, तू जाना यार। बड़े डेंटिस्ट के पास चल रहा है क्या? डेंटिस्ट के पास? क्यों, तेरे दांतों में जम्स है क्या? नहीं बड़े, मुझे अपना मोबाइल दिखाना है। तू पागल हो गया क्या? मोबाइल डेंटिस्ट को क्यों दिखाएगा? अरे बड़े, मेरे मोबाइल का ब्लूटूथ खराब हो गया है। अबे मस्ती कम कर, स्टेज पे पढ़ाई कर। चलिए तो बच्चों, जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि इस वीडियो में हम करेंगे विमीय विश्लेषण, डायमेंशनल एनालिसिस, परंतु उससे पहले कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें लगता है कि हमें आपसे डिस्कस कर लेना चाहिए। तो फिर कर लेना चाहिए तो करते हैं। देखिए, ये जो यहाँ पे जितनी चीजें बोर्ड पे लिखी हुई हैं ना, ये सब समय की इकाइयां हैं। ये समय है। सबसे पहली बात करते हैं सोलार डे, जिसे कि सौर दिन बोलते हैं। देखिए, यहाँ पे एक थोड़ा सा हिंदी के साथ समस्या ये है कि ये हिंदी में यूज कभी कहीं पे भी नहीं किए जाते। मतलब हिंदी में भी यदि लिखा होता है ना, तो ऐसा लिखा होता है सोलार डे, फिर भी हमने उसकी हिंदी यहाँ पे लिखी है। तो सोलार डे का मतलब ये होता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर पूरा एक राउंड लगा ले, तो उसे हम सोलार डे बोलते हैं। मतलब सोलार डे का मतलब क्या होता है? 24 आवर, 24 घंटे। अब दूसरी चीज देखिए आप, ये है सैडियल डे। सैडियल डे नक्षत्र दिन, नक्षत्र नहीं है ये, नक्षत्र दिन है। तो पता है, यहां पे जो नक्षत्र दिन होता है, इसमें पृथ्वी अपनी धुरी पे ही चक्कर लगाती है, जैसे सोलार डे में लगाती है। परंतु पृथ्वी जब अपनी धुरी में चक्कर लगाती है, देखो आप, ये सन था और ये पृथ्वी है, ये यहाँ पे ये पॉइंट था, ये पूरा घूम के फिर यहाँ आ जाएगा, तो ये सोलार डे हो जाएगा। परंतु नक्षत्र दिन में क्या होता है? किसी स्थिर तारे से, कोई तारा जो स्थिर है उसके सापेक्ष, मतलब सन के सापेक्ष नहीं होता, कोई तारा स्थिर है उसके सापेक्ष एक राउंड लगा के ये पूरा आ जाए, मतलब अपनी धुरी पे एक पूरा चक्कर लगा ले। किसके सापेक्ष? किसी तारे, किसी स्टार के सापेक्ष। तो इसे बोलते हैं नक्षत्र दिन। और तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि सौर दिन से नक्षत्र दिन ये 4 मिनट कम होता है। तो फिर से एक बात आप सुने, सोलार डे में पृथ्वी अपनी धुरी पे चक्कर लगा रही है परंतु सूर्य के सापेक्ष, और नक्षत्र दिन में पृथ्वी किसी स्थिर तारे के सापेक्ष अपनी धुरी पे चक्कर लगा रही है। मतलब यहां से घूमना शुरू किया, घूमा 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 यहां आ गया, ये नक्षत्र दिन हो गया। परंतु सोलार डे में यहां से घूमना शुरू किया, घूमते घूमते यहां आ गया, ये सौर दिन हो गया। तो ये 24 घंटे का होता है, ये 23 घंटे 56 मिनट का होता है, मतलब 4 मिनट कम होता है ये नक्षत्र डे। ये देखिए,
ये आपके लिए जनरल नॉलेज में काम आते हैं। कभी कभी वो जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं ना, उसमें कभी कभी ये शब्द यूज कर लेते हैं, और विशेषकर जेई एडवांस में, नीट में तो नहीं किया कभी। फिर अगली चीज आई हमारी सोलार ईयर, सौर वर्ष। पृथ्वी सूर्य का एक परिक्रमण लग कर दे, रिवॉल्यूशन, सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगा दे, वो सौर वर्ष होता है। और ये जो टोटल टाइम लगता है 25 डेज, 365.25 दिन, ये एक साल होता है। तो जनरली हम औसत की बात कर लेते हैं यहाँ पे, और औसत में से 365 ही लिख देते हैं। अब अगली चीज आई लीप ईयर। ये तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं, जनरल नॉलेज का जो भी होता है, एनडीए वगैरह हर जगह पूछते हैं। लीप ईयर, हर चौथा साल लीप ईयर होता है, और इसमें जो फरवरी होती है ना, वो फरवरी 29 दिन की होती है। बाकी 3 साल फरवरी 28 दिन की होती है। अधिवर्ष यानी लीप ईयर पे फरवरी 29 दिन की होती है, और लीप ईयर का जो होता है 366.25 दिन, इतने दिन होते हैं लीप ईयर के। तो ये तो जनरल नॉलेज के लिए आपको बहुत काम की चीज है। अब लूनर मंथ, लूनर का मतलब चंद्रमा, चंद्रमास कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगा ले। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है और पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर जितने दिन में लगाता है उसे चंद्रमास कहते हैं। और ये होता है 27.3 दिन का। सामान्यतः जो महीना होता है, मास होता है, वो 30 और 31 का होता है। फरवरी को हम नहीं मैं यूज कर रहे, मतलब कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं फरवरी की। तो ये 27.3 दिन में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है, और इसे बोलते हैं चंद्रमास, लूनर मंथ। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्रॉपिकल ईयर। इसे तो हमने बड़े बड़े प्रतियोगिता परीक्षाओं में, मतलब ये IAS IPS और SSC वगैरह वगैरह में पूछा गया है उन लोगों ने कि ट्रॉपिकल ईयर क्या होता है। इसे हिंदी में तो बड़ा टफ है ये, उष्ण कटिबंधीय वर्ष। ध्यान से सुने, बिल्कुल सिंपल सी बात है। मौसम चक्र होते हैं, सीजन होते हैं। एक मौसम चक्र पूरा हो जाए, सर्दी वर्षा और गर्मी, ये तीनों निकल जाए, मतलब सर्दी से शुरू करके फिर सर्दी पे आ जाए, तो जितना टाइम उसमें लगता है उसे बोलते हैं ट्रॉपिकल ईयर। मतलब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। और आपको ये बात हम जब गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, तो हम बताएंगे आपको कि सर्दी क्यों पड़ती है और गर्मी क्यों पड़ती है। ये ग्रेविटेशन मतलब गुरुत्वाकर्षण में जानकारी मिलेगी। तो सीधी सी बात यह है कि यहां पे पृथ्वी है और इस समय समर यानी गर्मी है। ये पूरा राउंड माउंड लगा के आ जाए, फिर से गर्मी पड़ने लगे, मतलब पूरा मौसम चक्र व्यतीत करके वो फिर अपने प्रारंभिक मौसम में जाए। अच्छा, इसके लिए ये नहीं है कि समर टू समर, मतलब गर्मी से गर्मी होनी चाहिए, बारिश से बारिश भी हो सकती है। वैसे बारिश कोई मौसम होता ही नहीं है। फिर या सर्दी से सर्दी आ जाए, तो इसमें जितना टाइम लगता है उसे बोलते हैं ट्रॉपिकल ईयर। और सेक, ये जरूर बहुत यूज होता है। ये एक्चुअली एक समय की इकाई है, वो तो ये सभी है सर, हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है, 1 सेक, इसकी हिंदी तो सेक ही है, इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेकेंड। मतलब सेकंड का भी 10⁻⁻8। सोच के देखो कि यदि हम यहाँ पे ये ऐसे रखते हैं ना, तो बहुत से सेक आ जाएंगे, उसमें हजारों सेक आ जाएंगे इतने टाइम में। क्या कैलकुलेशन है इनका। तो एटॉमिक न्यूक्लियर प्रोसेस के लिए सेक की जरूरत पड़ती है। तो ये आपको इंफॉर्मेशन थी, पढ़ना तो हमें विमीय विश्लेषण था, परंतु उससे पहले हमें लगता है कि अभी जो फिजिक्स का हमारा पहला चैप्टर ही तो चल रहा है, विमीय विश्लेषण, मात्रक और मापन, मेजरमेंट एंड डायमेंशन, जो भी बोलना चाहे वो बोल दो यार, परंतु
इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये अगले 5 से 10 मिनट आपके लिए बेसकीमती होने वाले हैं, परंतु बिमी विश्लेषण हम थोड़ी देर से पढ़ेंगे। उससे पहले आप वो चीज समझो जो आपको समझना चाहिए। हाँ जी, समझना ही चाहिए, क्योंकि ऐसे हम लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, क्या बता रहे हैं सर आप? इतना रहस्यमयी बातें क्यों चल रही हैं? ये रहस्यमयी तो है ही। देखिए, हम यहां पे पढ़ रहे हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, हिंदी में बोलते हैं परिमाण की कोटि। सिंपल सी बात है, किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को 10 की घातों में व्यक्त करना, और फिर उस घात को बोलते हैं परिमाण की कोटि। मतलब भौतिक राशि को क्या करोगे आप? जो भौतिक राशि है उसे 10 की घातों में, चलो घात ही लिखते हैं, घात में व्यक्त करना। पहले तो 10 की घात में व्यक्त करना है। कैसे करेंगे? और मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और फिर वो घात, जो घात है ना, वो 10 की घात, 10 का दम 10 की घात, ये कहलाती है कोटि, परिमाण की कोटि। 10 की घात परिमाण की कोटि कहलाती है। इसके लिए कुछ नियम है। मान लो, माना हमने, माना किसी भौतिक राशि का परिमाण कैपिटल एन है, उसका परिमाण। एक बार फिर से बता दूं, यदि ये नहीं समझा तो आपने फिजिक्स ही नहीं समझी, क्योंकि फिर सबको लगेगा कि आपको फिजिक्स कम आती, आप कर दोगे तो भी लगेगा कम आती, इसलिए ध्यान से समझना। तो एन परिमाण है, इस परिमाण को हम ऐसे लिख सकते हैं एन इंटू 10 की पावर एक्स। एक्स परिमाण की कोटि है। अब एन क्या है? स्मॉल एन, कैपिटल एन तो परिमाण है भौतिक राशि का, स्मॉल एन क्या है? ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो जो स्मॉल एन है ना, वो 0.5 से हमेशा बड़ा रहता है, 0.5 भी नहीं रहता है, 0.5 से हमेशा बड़ा रहता है हमारा एन। ये वाला एन जो इसमें इंटू हो रहा है, और ये इक्वल या बराबर होता है 5.0 के। मतलब यहां पे n जो आएगा ना, उसकी वैल्यू, उसका मान 0.5 से तो बड़ा होगा, परंतु 5.0 से छोटा होगा या बराबर भी हो सकता है। अब आप देखिए, अब आप ध्यान से देखिए कि यदि हम यहां पे इसको 3 का कोटि निकाल रहे हैं, 3 को यदि हम लिखना चाह रहे हैं इस वाले फॉर्म में, तो ये n तो 3 हो गया। इसे हम कैसे लिखेंगे? ध्यान से सुनना। इसे मान लो हमने ऐसा लिखा 3 इंटू 10⁻⁻⁴, तो 3 आ गया। परंतु ये गलत है, क्योंकि n का मान 0.5 से बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा होना चाहिए। तो पता है, यहां पे हम लिखेंगे 3 इंटू 10⁻�0, 0 कोटि है इसकी डिग्री 0 है, क्योंकि 10⁻�0 मतलब 1 और 3 आएगा। हम ये नहीं लिख सकते। देखिए दूसरा, देखो यदि n की जगह है 49, n की जगह है 49, तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 0.49 इंटू 10⁻²? अरे यार 0.49 तो 0.5 से छोटा हो गया, हम नहीं लिख सकते। तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 49 इंटू 10⁻�0? ये तो 5 से बड़ा हो गया, हम ऐसे भी नहीं लिख सकते। तो फिर हम क्या लिखेंगे? 4.9 इंटू 10⁻⁴। देखो इतना ही आ रहा है 49, और देखो 4.9 5 से छोटे हैं, 0.5 से बड़े हैं। 10 की घातों में व्यक्त करने के लिए थोड़ी सी अकल की जरूरत पड़ती है, थोड़े से लॉजिक की जरूरत पड़ती है, और ये लॉजिक और अकल आपको यूज करनी पड़ेगी। मान लो यहां पे होता 51,
51 को हमें 10 की घातों में परिमाण में व्यक्त करना है 51 को, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे? क्या हम इसे 5.1 इंटू 10⁻1 लिख सकते हैं? 10 का इंटू होगा, क्या बना जाएंगे? देखो ना, 5.1 इस 5 से ज्यादा हो गए, तो ये तो गलत हो गया। तो फिर हमारी मजबूरी है कि 0.51 जो कि 0.5 से ज्यादा है और 10⁻², 100 का गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा? आना तो यही चाहिए, आना तो वही चाहिए, परंतु यहां पे हमें जो गुणा हो रहा है, जो स्मॉल n है जिसका गुणा हो रहा है, वो उसकी रेंज ये है। रट लो, याद कर लो, लिख लो, भूलना मत। जैसे 153 को बदलना है, 153 को, तो क्या 0.153 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि 0.15 तो 0.5 से छोटा है। तो क्या 15.3 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो 5 से बड़ा है। तो इसे हम लिखेंगे 1.53, 2 आ गए ना दशमलव के बाद, तो 2 कोटि है, 10 की पावर 2 है। 1.53 देख लो, इस रेंज में है, 0.5 से बड़ा है, 5.0 से छोटा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मान लो 6007 है, तो क्या हम इसे 6.0 लिख सकते हैं? 6.0 लिखेंगे तो 5 से बड़ा हो जाएगा, नहीं लिख सकते। तो हमें किसी भी हालत में 0.6007 और ये 4 हैं तो 10⁻4 लिखना पड़ेगा। तो मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आप ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यानी परिमाण की कोटि बहुत अच्छे से समझ चुके हो। सामान्यतः किताबों में ये मिलती नहीं है, तो मिलती है, ऐसा नहीं है कि चमत्कार किया हमने। सामान्यतः ये क्या होता है कि बहुत सी किताबों में ये दी ही नहीं है, परंतु बहुत जगह इसका उपयोग होता है, और जब उपयोग होता है तो हमें उपयोग करना चाहिए। चलिए, अब हमने जो आपसे वादा किया था वो चीज हम शुरू करते हैं, और वो है विमीय विश्लेषण।